गुड मॉर्निंग। जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी से देश को अब राहत मिलने लगी है। भारत में 41 दिनों बाद 24 घंटे में कोविड-19 के 2 लाख से कम यानी 1,96,427 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 14 अप्रैल को एक दिन में ही संक्रमण के 1,84,372 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 3,511 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3,07,231 हो गई है। देश में 21 दिनों बाद मौत के इतने मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 25,86,782 लोगों को कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 9.54% है। मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 से निपटने के दिशा में भारत के लिए अच्छा संकेत है। देश में कुल 2,54,54,861 लोग अभी तक संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 89.26% है और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.14% है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि अब 3 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके तहत पूर्व से जारी पाबंदियां 3 जून तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया। इससे पहले अवधि 27 मई की सुबह 6 बजे तक थी। बैठक में ई पास से किसानों सहित कुछ अन्य लोगों को छूट देने का भी फैसला हुआ है। अब किसान बिना ई पास के कृषि उत्पादकों का परिवहन कर सकेंगे। सचिवालय को दोपहर 2 बजे तक खोलने का निर्णय हुआ है। संयुक्त सचिव स्तर और इससे ऊपर के अफसरों को अनिवार्य रूप से दफ्तर आने को कहा है। झारखंड में मंगलवार से ग्रामीण इलाकों में घर घर कोरोना जांच अभियान की शुरुआत हो गई है। राज्य भर में 8,600 स्वास्थ्यकर्मी राज्य की करीब 4,000 पंचायतों और शहरी इलाकों में घर घर जाकर संदिग्ध कोरोना मरीजों की जांच कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के राज्य नोडल पदाधिकारी IEC सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया है कि राज्य में की कई ऐसी पंचायतें हैं जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या कम है, जबकि कई जगह मिली अलार्मिंग है। सरकार का प्रयास है कि कोरोना के सभी संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा सके ताकि उनका इलाज संभव हो। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत JSLPS कोविड-19 आपदा के समय ग्रामीण परिवारों को राहत देने के लिए प्रयासरत है। सखी मंडल की दीदियों और राज्य के ग्रामीण इलाकों में मृतकों का सर्वेक्षण और परिजनों की मदद की जा रही है। मृतकों के आश्रितों को तत्काल राहत देने का भी कार्य करने की योजना पर काम हो रहा है। करीब 1 माह से सखी मंडल की दीदियां गांव-गांव घूमकर मृतकों का सर्वेक्षण कर रही हैं। अब तक करीब 6,000 ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण किया जा सकता है, जहां अप्रैल 2020 के बाद मृत्यु हुई थी। वहीं करीब 3,800 ऐसे मृतकों का डाटाबेस तैयार किया जा चुका है, जिन्हें मदद दी जाएगी। राज्य में मंगलवार को 3,155 लोग स्वस्थ हुए। वहीं राज्य में 58,557 सैंपल की जांच हुई। इनमें 1,247 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। साथ ही 20 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि सोमवार को 33 मौत की तुलना में मंगलवार को इसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी कोरोना संक्रमितों की मौत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं राज्य में स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 93.83% रहा। यह राष्ट्रीय औसत से करीब 4% अधिक हो गया है। बंगाल की खाड़ी में आए तूफान यास का असर झारखंड में मंगलवार से ही दिखने लगा। मंगलवार को राजधानी समेत कई जिलों में बारिश हुई। 26 से 28 मई तक पूरे राज्य में इसका व्यापक असर रहेगा। 29 मई से इसका असर कम होने लगेगा। इस दौरान राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होगी। हवा की गति 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर कोल्हान और इसके आसपास वाले जिलों में होगा। राज्य में यह 26 मई को प्रवेश करेगा। उसके बाद 2 दिन करीब पूरे राज्य में इसका असर रहेगा। हवा की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। मौसम केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में इसका व्यापक असर पड़ेगा और 26 मई को पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। यास तूफान के कारण कई ट्रेनों को रद्द करने की तिथि बढ़ा दी गई है। हावड़ा रांची को पहले 26 मई तक रद्द करने की घोषणा की थी, लेकिन अब यह 27 मई को भी रद्द रहेगी। हावड़ा पुरलिया अब 25, 26 और 27 मई को रद्द रहेगी। पुरलिया हावड़ा अब यह 25 से 27 मई तक रद्द रहेगी। हटिया पूरी स्पेशल ट्रेन को 25, 26
27-28 तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही और भी कई पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। चक्रवाती तूफान यास पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार शाम को भीषण चक्रवात में बदल गया है। इसके बुधवार की सुबह ओडिशा के भद्रक जिले के धमरा बंदरगाह के पास दस्तक देने का अनुमान है। हालांकि पारादीप समेत ओडिशा के तटीय इलाकों में मंगलवार शाम से ही तेज हवाएं चलने लगी हैं। पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश हुई है। भारत मौसम विज्ञान के मुताबिक चक्रवात के तट से टकराने के दौरान समुद्र में 2 से लेकर 4.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती है। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। ओडिशा में 3 लाख और पश्चिम में 9 लाख से ज्यादा लोगों को हटाया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को मंगलवार को 2 साल के लिए सीबीआई प्रमुख नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर यह जानकारी दी है। महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के अधिकारी जायसवाल फिलहाल सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। सुबोध कुमार सिंदरी के डीवीसी मान कांड्रा के रहने वाले हैं। उन्होंने डीनोबोली डिगवाडी से 10वीं तक की पढ़ाई की है। उनके पिता धनबाद में नौकरी करते थे। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा के आयोजन को लेकर मंगलवार को झारखंड सरकार ने अपना मंतव्य केंद्र को भेज दिया है। केंद्र से कहा गया है कि परीक्षा पर जल्दबाजी में कोई निर्णय न हो। परीक्षा को लेकर अगले कुछ दिनों तक की स्थिति का आकलन कर लिया जाए। इसके बाद परीक्षा की तिथि पर निर्णय किया जाए। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना परीक्षा की तिथि घोषित करना उचित नहीं होगा। किसानों की तरबूज बिक्री को आसान बनाने के लिए 15 बाजार समिति के अलावा हरमू फल मंडी में मंगलवार से सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई। 15 बाजार समिति में सुविधा केंद्र का उद्घाटन विधायक बंधु तिर्की ने किया। सबसे खास बात यह रही कि सुविधा केंद्र में लाए गए 6 क्विंटल तरबूज 2 घंटे के अंदर ही खत्म हो गए। किसानों के तरबूज को खरीदारी करने में रांची चैम्बर और आलू प्याज थोक विक्रेता संघ के सहयोग मिला है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य सरकार सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू करने की दिशा में व्यापक तैयारी कर रही है। राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों को हर साल परेशानी होती है। सरकार स्थायी निदान निकालना चाहती है। सरकार के एमएसपी लागू करने के लिए कमेटी बना दी है और यह कमेटी काम भी कर रही है। कोरोना के कारण इसका काम प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कफन पर उनके दिए बयान को तोड़ मोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए भाजपा पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा है कि कफन पर भाजपा की राजनीति कर रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में कपड़ा दुकान होने के कारण लोगों को अंतिम संस्कार में परेशानी हो रही थी। कई मंत्रियों ने बैठक में लोगों को हो रही इस परेशानी को सरकार का ध्यान दिलाया था। मंत्रियों का कहना था कि कपड़ा दुकान बंद होने से अंतिम संस्कार के लिए कफन भी नहीं मिल रहे हैं। इस पर मैंने कहा था कि सरकार इस समस्या का भी समाधान करेगी। इस बात को सरकार ने गंभीरता से लिया और अंतिम संस्कार के लिए कफन उपलब्ध कराने की बात कही थी। कोरोना के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार शमशान घाटों में निःशुल्क लकड़ियां भी उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा अफवाहों पर राजनीति करती है। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना और लोगों का मजाक बनाना उनका यही खेल है। निलंबित इंडियन प्रीमियर लीग के मैच निलंबित आईपीएल के यूएई में 18 या 19 सितंबर से बहाल होने की उम्मीद है। 3 हफ्ते के समय के दौरान 10 दिन 2 मुकाबले खेले जा सकते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। फाइनल का आयोजन 9 या 10 अक्टूबर को हो सकता है। लीग के सत्र के बाकी बचे 31 मैच को पूरा करने के लिए 3 हफ्ते का समय पर्याप्त होगा। टूर्नामेंट का आयोजन बीसीसीआई, फ्रेंचाइजी और प्रसारणकर्ताओं जैसे सभी प्राथमिक हितधारकों के लिए फायदे की स्थिति होगी। ज्ञात हो कि कोविड-19 संक्रमण के कई मामले सामने आने के बाद आईपीएल को 4 मई तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट 14 सितंबर को मैनचेस्टर में खत्म होगा। अगले दिन पूरी टीम हनुमा विहारी और अभिमन्यु ईश्वरन को छोड़कर चार्टर्ड विमान के जरिए एक जैविक रूप से सुरक्षित माहौल से दूसरे में स्थानांतरित किया जाएगा। सूत्र ने कहा है कि भारतीय टीम और इंग्लैंड के जो खिलाड़ी उपलब्ध होंगे वे एक ही चार्टर्ड विमान से मैनचेस्टर से दुबई जाएंगे। इस तरह वेस्टइंडीज के खिलाड़ी भी कैरेबियाई प्रीमियर लीग खेलने के बाद पहुंचेंगे। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम मंगलवार को आधिकारिक रूप से महान खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया, जो उनकी पहली पुण्यतिथि के मौके पर किया गया है। 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदकधारी महान खिलाड़ी को
96 साल की उम्र में पिछले साल 25 मई को निधन हो गया था। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर आधिकारिक रूप से स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की गई है। खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्रों को खोलने का फैसला किया है, जिस पर कुल 14.30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन केंद्रों को महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र से किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत को 2028 ओलंपिक में शीर्ष 10 देशों में शामिल करने का हमारा प्रयास है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्ध की 2565वीं जयंती बुधवार सुबह 8 बजे आयोजित होगी। गया में सुबह बौद्ध भिक्षु हाथों में चीवर, खील, फूल लेकर शोभा यात्रा के साथ महाबोधि मंदिर पहुंचेंगे। सर्वप्रथम मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध का चीवर बदलने के बाद उन्हें खीर अर्पित की जाएगी। भिक्षुओं द्वारा पूजा अर्चना होगी। इसके बाद मंदिर के पश्चिमी हिस्से में स्थित पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन के समीप पुष्प अर्पित कर सुत्त पाठ किया जाएगा। इसके पहले आधे घंटे तक थेरवाद परंपरा से सूत पाठ, उसके बाद महायान परंपरा से सूत पाठ किया जाएगा। अभी के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। आप बने रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ और अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोविड गाइडलाइन का पालन करें और साथ ही अभी तूफान से जो खतरा है उसमें भी संभल कर अपने घरों में रहें। टीका जरूर लें। आप सभी का दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।